Dear student, today I will explain you the law of diminishing marginal utility. आज मैं तुम्हें घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में समझाऊंगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जनरली क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे हर अगली इकाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, वो एक के बाद एक कम होती चली जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जो भी हम चीज़ कंज्यूम करेंगे, उपभोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जितनी उसकी उपयोगिता मिलेगी, नेक्स्ट इकाई जब भी हम उसको कंज्यूम करेंगे, उपभोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उससे कम उपयोगिता मिलेगी, उसके बाद और कम, फिर और कम और कम, धीरे धीरे घटती जाती है। इस नियम के अकॉर्डिंग वी नो फ्रॉम आवर डेली एक्सपीरियंस, हम दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं दैट इफ़ ए पर्सन गोज ऑन कंज्यूमिंग द यूनिट्स कमोडिटी, यदि वो जारी रखता है, गोज ऑन जारी रखना, कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, एक ही वस्तु के उपभोग को जारी रखता है, अर्थात उस वस्तु का लगातार प्रयोग करता जाता है। द सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो हर एक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है, लगातार घटती चली जाती है। फिर से, जब भी कोई उपभोक्ता, जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु के उपभोग को जारी रखता है, गोज ऑन जारी रखना, कंटिन्यू रखना, तो हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उसकी क्रमशः घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। उसके बाद डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ऑफ द लॉ, नियम की परिभाषा, द मोर वी हैव ए थिंग द लेस वी डेराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट, जितनी ज़्यादा कोई वस्तु हमारे पास होती है, उतनी ही हम उस वस्तु की उपयोगिता की कम इच्छा करने लगते हैं। जितनी ज़्यादा कोई वस्तु हमारे पास होगी, उतनी उसकी उपयोगिता उतनी ही हमारे लिए कम होती चली जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन है, द मोर वी हैव ए थिंग द लेस वी डेराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट, उतनी कम उपयोगिता हमें इससे मिलेगी जितनी ज़्यादा। अब इस नियम को, ये नियम तब एप्लीकेबल होगा जब कुछ एजम्पशन होंगी, इसकी कुछ मान्यताएं। तो क्या मान्यताएं होती है, क्या एजम्पशन होती हैं? एजम्पशन का मतलब नियम की मान्यताएं। एंड द लॉ विल बी एप्लीकेबल, कब होगा ये लॉ एप्लीकेबल? उसके लिए कुछ एजम्पशन होती हैं, कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं जो पूरी करनी जरूरी हैं। अगर वे लिमिटेशन या एजम्पशन पूरी नहीं होंगी, देन लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल, तो वो नियम लागू नहीं होता। नियम क्या बताया अभी मैंने ये बताया कि नियम ये है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता हमें और कम और कम और कम होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, हम इस तरीके से लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी है, सपोज वी आर हंग्री, जैसे हमने पहली रोटी खाई, जैसे पहली रोटी खाएंगे, उससे ये मान के चले, मान लीजिए हम कि उससे हमें 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है, 10 इकाई के बराबर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर हम उसके बाद जब दूसरी रोटी खाएंगे तो उससे कम उपयोगिता मिलेगी जितनी पहली से मिली है, मान लीजिए 8 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली है। तीसरी रोटी खाएंगे, मे भी पॉसिबल उससे 5 यूटिल्स के बराबर हमें यूटिलिटी मिले, 5 यूटिल्स के बराबर। चौथी रोटी खाएंगे, मे भी पॉसिबल उससे 3 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिले। और 5वीं रोटी अगर हम खाते हैं तो ये हो सकता है कि हमें उससे 0 यूटिलिटी के बराबर उपयोगिता मिले। इसका मतलब हमारी भूख अब शांत होगी। लेकिन फिर भी नहीं मानते, हम कहीं पर गए हुए हैं, मान लीजिए कहीं रिलेटिव के यहाँ गए हुए हैं, और वो जोर ज़बरदस्ती करते हैं और वो छठी रोटी भी हमें दे देते हैं, तो फिर ये जो यूटिलिटी है घटनी शुरू हो जाएगी। अब 0 पहुँची थी, 0 के बाद -2, अर्थात हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, वोमिटिंग हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो ये नियम बताते हैं जैसे जैसे हम एक के बाद एक इकाई का प्रयोग करेंगे, हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता और कम और कम और कम होती चली जाएगी। ये है नियम। तो ये कब एप्लीकेबल होगा? तब एप्लीकेबल होगा जब नीचे की कंडीशंस पूरी होंगी, नीचे की जो अवस्थाएँ हैं वे पूरी होंगी, नीचे की एजम्पशन पूरी होंगी। इसमें पहला है, सबसे पहला कौन कौन सी एजम्पशन है, कौन सी वो मान्यताएँ हैं जिसके कारण नियम लागू होगा। नंबर फर्स्ट, सेम क्वालिटी एंड नॉर्मल साइज ऑफ द यूनिट्स,
जो वस्तु हम कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता एक जैसी हो और वो नॉर्मल साइज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बर्फ़ी का एग्जांपल लेते हैं तो नॉर्मल साइज हो बर्फ़ी का एक जैसा और साथ में सेम क्वालिटी हो। ये ना हो कि एक तो हमने बहुत अच्छे हलवाई की दुकान से ले ली और जो दूसरी किलो बर्फ़ी ली वो कहीं ऐसी जगह से ले ली जो स्टैंडर्ड की दुकान नहीं है, तो उसमें फ़र्क आ सकता है। इसका मतलब क्वालिटी भी सेम हो। इसी तरीके से एग्जांपल मैंने रोटी का दिया, अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो चारों की चारों रोटी एक ही व्यक्ति द्वारा या एक ही महिला के द्वारा बनाई गई हो, सेम क्वालिटी हो और साइज भी नॉर्मल हो। ये ना हो कि बहुत छोटी रोटी एक बड़ी है। ऑल यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी शुड बी होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस का मतलब समरूप, एक जैसे, सिमिलरिटी इन साइज एंड क्वालिटी। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ द लॉ। एजम्पशन नंबर 2, कंटिन्यूस कंजप्शन। दूसरी इसकी एजम्पशन है कि जो कंजप्शन करते हैं, जो हम उपभोग करते हैं, इट शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार होना चाहिए, बीच में गैप ना हो। जैसे हम रोटी खा रहे हैं तो लगातार 4-5 रोटी खाएं। अगर हम बर्फ़ी के पीस खा रहे हैं तो इकट्ठे 5 पीस खाएं, 5 या 6 पीस, तब जा कर के देयर शुड बी नो टाइम लैग इन द कंजप्शन ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी। वस्तु के उपभोग में कोई बीच में गैप नहीं आना चाहिए, कोई बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए। इट शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट, नॉर्मल कंज्यूमर। तीसरी एजम्पशन, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो उपभोग कर रहा है, जो वस्तु को कंज्यूम कर रहा है, वो नॉर्मल उसका बिहेवियर होना चाहिए, एबनॉर्मल ना हो। कंज्यूमर शुड बी रिमेन नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य परिस्थिति में हो। ये ना हो कि उसने शराब पी रखी है इस तरह का, या मेंटली डिस्टर्ब है। द मेंटली कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल। जो मानसिक अवस्था है वो बिल्कुल नॉर्मल हो उसकी। सामान्य परिस्थितियों में ये नियम लागू होगा, असामान्य में नहीं होगा। नेक्स्ट एजम्पशन, नो चेंज इन इनकम, टेस्ट, फैशन। आय में, व्यक्ति की जो इनकम है उसमें, उसके स्वाद में, रुचि में और फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम, नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन टेस्ट। द हैबिट्स, टेस्ट, इनकम एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन सेम। एक जैसा रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज ना हो। अगर चेंज होगा तो नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, नो चेंज इन प्राइस। वस्तु की कीमत में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कीमत एक समान रहनी चाहिए। वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है, क्योंकि अगर प्राइस घटे बढ़ेगी इसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई महंगी वस्तु है वो कम खरीदना चाहेगा, कम कंज्यूम करेगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की कीमत में कोई चेंज ना हो। एंड इट्स रिलेटेड गुड, संबंधित जो दूसरी वस्तुएं हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये 6 को डिलीट कर दो। इसके बाद 7 पे 6 पे आ जाएगा नंबरिंग करके, एक नंबर ऊपर चला जाएगा। यूटिलिटी कैन बी मीजर्ड, 6 सफिशिएंट है। उपयोगिता को हम माप सकते हैं, जैसे कपड़े को मीटर में मापते हैं उसी प्रकार उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। यूटिलिटी इज मीजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स। ये मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कार्डिनल, ऑर्डिनल क्या होते हैं, जिनको नंबर में, जिनको संख्या में आंका जा सके, दैट इज कार्डिनल। तो इनको हम संख्या में, उपयोगिता को संख्या में माप सकते हैं, अर्थात कितनी उपयोगिता मिली हमें, 1 इकाई, 2, 3, 4, इस तरीके से। अब इसको टेबल और डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, बिल्कुल आसान से तरीका है। टेबल डायग्राम पर ध्यान दें सभी विद्यार्थी। यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक वस्तु की इकाइयाँ हैं, चाहे वो बर्फ़ी हो, रसगुल्ला हो, रोटी हो, कुछ भी मान सकते हैं हम। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए हम बर्फ़ी का एग्जांपल लेते हैं। यूनिट ऑफ कमोडिटी, पहली बर्फ़ी खाता है कंज्यूमर, 6 यूटिल्स के बराबर, उसको 6 इकाई के बराबर उसको उपयोगिता मिली। दूसरी बर्फ़ी खाई उसने 4 यूटिल्स के बराबर, उसको यूटिलिटी मिली। तीसरा बर्फ़ी का पीस खाता है 2 यूटिल्स के बराबर। यूटिल्स मैंने बताया उपयोगिता को मापने की इकाई, जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। चौथी बर्फ़ी खाता है 0 यूटिल्स, इसका मतलब वो, उसकी भूख शांत हो गई, जितना उसे चाहिए था वो मिल गया। 3 बर्फ़ी में उसके लिए पर्याप्त हैं, चौथी बर्फ़ी से उसे कोई उपयोगिता नहीं मिली। इससे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। बर्फ़ी का ले लिया, पानी का ले लिया, जून का महीना है, पहला गिलास पानी पिया 6 यूटिल्स, दूसरा गिलास पानी पिया 4, तीसरे में 2, चौथे में 0। और जो 5वीं वो बर्फ़ी खाता है या 5वां गिलास पानी पीता है, इट बिकम्स नेगेटिव, -2। इसका मतलब नेगेटिव में चला गया। उसको उपयोगिता के बजाय डॉक्टर के जाना पड़ेगा, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, मे बी पॉसिबल। इसके अकॉर्डिंग ही डायग्राम बना गया है, बिल्कुल आसान तरीके से। नीचे
एक्स कम्युनिटी दी गई है और इधर मार्जिनल यूटिलिटी ओ वाई पे। तो टेबल के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ओ एक्स ये है, ये ओ वाई है, नीचे पर एक्स कम्युनिटी यहाँ 1 2 3 4 5, ये इधर देखो 1 2 3 4 5 ये दे दिया, ये ओ एक्स पे 1 2 3 4 5 तक हो गया। और इधर हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी 6, फिर भी हम इधर लेते हैं शुरू में 2 4 6 यहाँ तक। तो इसके अकॉर्डिंग एक के सामने 6 है, यहाँ 1 के ऊपर ठीक 6 है, ये हो गया कम्बिनेशन। दूसरे के सामने 4, ये हो गया बी कम्बिनेशन। तीसरे के सामने यहाँ सी लिखा है 2 यूनिट, चौथे डी 0 पे, और ये माइनस। इस लाइन को आपस में मिला देंगे, जो लाइन मिलेगी वो जो लाइन बनेगी वो बनेगी हमारी एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऊपर हेडिंग लिखा है यहाँ पर मोटे अक्षरों में, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा? जहाँ एरो है डी का मतलब 0, 0 का मतलब 4। जब वो 4 रोटी खा लेगा या 4 बर्फ़ी के पीस खा लेगा या 4 गिलास पानी पी लेगा, दैट इज़ द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव है ये, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी घटनी शुरू हो जाती है, इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये है, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मीनिंग होता है डिक्रीजिंग, द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जा रही है, 6 फिर 4 फिर 2, उसके बाद 0 फिर -2, ये लगातार लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हो गया तुम्हारा लॉ इसका पूरा का पूरा कंप्लीट। थैंक यू।